हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार एसकेवी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, एक मिनट जी। वर्क एनर्जी एंड पावर वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों ने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हैं, है ना? आप लोग देखिएगा उसे जाके। अच्छा, कुछ बच्चों का ये भी डाउट था कि सर पीडीएफ वगैरह कहाँ से मिलेगी इस नोट्स की। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा एसकेवी एकेडमी का। आप उस पर क्लिक करके सिंपली ज्वाइन कर सकते हैं और उससे सारी पीडीएफ और डीपीपी जो भी अवेलेबल है उनको डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी को और दुरुस्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में हम लोग क्या क्या देख चुके थे, एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने देख लिया था कि एनर्जी क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है ना? फिर हमने देखा था कि किस तरीके से अलग अलग फॉर्म ऑफ जो आपकी एनर्जी है वो हमने देख लिया था। लाइक मैंने कमर्शियली तौर पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसकी यूनिट क्या होती है, तो किलोवाट आवर, उसको मैंने डिस्कस किया था और उसको हमने किस तरीके से जूल में कन्वर्ट किया था ये देख लीजिए। ये है, सॉरी, है ना? तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के इक्वल होता है। देन हमने डिस्कस किया था व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी। ओके, एंड इट हैज टू टाइप्स, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। काइनेटिक बेसिकली हमारा डिपेंड करता है, आई मीन काइनेटिक एनर्जी पॉसेस by that those body which are in motion, and the potential energy because of its position. फिर हमने कैलकुलेशन देखी थी कुछ काइनेटिक एनर्जी की, है ना? वो आपको जो एनोटेटेड वीडियो है उसके अंदर मिल जाएगी, सॉरी एनोटेटेड पीडीएफ है उसके अंदर मिल जाएगी। तो आप जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें एनोटेशन के साथ मिलेगी या बिना एनोटेशन के साथ मिलेगी। तो आप देखिएगा, उसमें क्या करिएगा, आप लोग खुद से उसे प्रिंट करके आप उस पीडीएफ को डाउनलोड उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना? वो पीडीएफ वैसे मिल जाएगी, देख लेंगे वो कैसे मिलेगी, वो नॉट द कंसर्न। आप लोग प्रैक्टिस करिए, वीडियो के थ्रू ही करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे जो कि फिलहाल अनसॉल्व है, मैंने सॉल्व करा दिया था। फिर हमने देखा था डिफरेंट फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। डिफरेंट फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी में हमने देखा था सबसे पहली काइनेटिक एनर्जी, those kinetic energy which cause the motion in the straight line are called translational, फिर rotational, rotation cause करेगा जो, and vibration जो cause करेगा उसे vibrational kinetic energy बोलेंगे। फिर हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, है ना? ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो हाइट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हाइट चेंज होगी तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, लाइक मैंने आपको बताया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी दो तरह की होती है। एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये सब चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं प्रीवियस वीडियोस में। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, फिर हमने एक क्वेश्चन देखा था, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी देख ली थी, और हमने ये सबसे इंपॉर्टेंट ये हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो हमने इसमें ये देखा था बेटा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है जो नीचे आ रहा है ना? और इसके हर एक पॉइंट पे, लाइक इफ आई टॉक अबाउट द टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, दैट इज इक्वल। और किस तरीके से इक्वल था हमने देखा था, और कहीं ना कहीं ये चीज प्रूव करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो बच्चों आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से सीख लेनी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बेशक आपको इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन ना मिले, लाइक वो कभी ना बोले कि आप प्रूव करिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज, आप उसको प्रूव करने के लिए आपसे पूछ दिया जाए तो मे भी ना पूछे, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि बहुत सारी चीजें आप इससे सीख पाओगे, है ना? लाइक किस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, किस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, या फिर कोई इंटरमीडिएट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है या पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। ठीक है, तो यहाँ से ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और हमें यहाँ से पढ़ना है। ये क्या है बेटा, एक सिंपल पेंडुलम है ना? सिंपल पेंडुलम को आपने देखा होगा मूव करते हुए, किस तरीके से मूव करता है। हमें क्या करना है, इनके एक्सट्रीम पॉइंट और मीन पॉइंट्स पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा सा एनालाइज करना है कि कहाँ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, कहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, ये चीजें, है ना? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्या है। ये एक तरह का क्या है, स्विंग करता हुआ सिंपल पेंडुलम है।
अब इसमें दो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, इस ए पॉइंट को मैं बोल दूंगा और इस बी पॉइंट को नाम दे दूंगा मैं, क्या है ये, एक्सट्रीम पॉइंट्स। ये क्या है, एक्सट्रीम पोजीशंस है, ठीक है, ये भी हमारा एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, अच्छा ये क्या है, ये हमारा मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन। क्या होती है मीन पोजीशन, जिसके अबाउट ये बॉब जो है ना, ये बॉब जो है जिसके अबाउट रोटेट कर, मूव करता है, स्विंग कर रहा है ना, ऐसा बोल सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे कहूँ, ये पॉइंट सपोज करिए यहाँ है और मैंने इसको क्या किया, इसे खींच के यहाँ छोड़ दिया, मैं कहाँ ले गया, मैं इस बॉब को उठा के सबसे पहले यहाँ ले गया, ठीक है। तो क्या होगा, इस बॉब पे को जब सबसे पहले यहाँ लेके जाऊंगा तो मैंने कुछ वर्क डन किया होगा, यानी मैंने क्या किया होगा, कुछ वर्क किया होगा, मेरी एनर्जी खर्च हुई होगी, और वो वर्क इस बॉब के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। यानी मैं ये कहूं कि मैंने अगर यहां तक खींचा है तो इसके अंदर जो स्टोर्ड है वो कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसे छोड़ देता हूं, तो ये क्या होगा, ये बॉब यहां से स्विंग करके ये यहां मूव करेगा, ठीक है। ये बॉब ए से स्विंग करके बी पॉइंट पे मूव करेगा। बी एक्सट्रीम पॉइंट क्या होता है, या एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां पे ये मैक्सिमम डिस्प्लेस कर सकता है। लाइक अगर आपने यहां से छोड़ा है तो ये जहां तक भी जाएगा वो मैक्सिमम पोजीशन जो होगी उसी एक्सट्रीम, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, दैट विल बी द एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, तो हमारा ये बॉब यहां से यहां गया, देन ये बॉब वापस से यहां आ जाएगा, है ना। आप देख सकते हैं दिस इज, हमने अगर देखें तो ये हमारा फर्स्ट है, देन ये स्विंग सेकंड एंड दिस इज थर्ड। तो हमारे पास ये तीन पॉइंट है और तीन वे हैं मूव करने के इसके। इस ए पॉइंट पे हम लोग समझेंगे हमारा क्या पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है। तो देखिए बेटा, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो एक्सट्रीम पोजीशंस पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, वो कितना होगा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है। और इस पोजीशन पे किसी तरह का मूवमेंट नहीं होगा। लाइक अगर आप इसे ले आते हो और यहाँ पकड़ के रखते हो, होल्ड करके रखते हो, तो इस पोजीशन पे क्या है, वेलोसिटी जीरो है। या आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने इसे छोड़ दिया तो ये कहाँ मूव कर गया, यहाँ मूव कर गया। अब ये जब यहाँ मूव कर जाएगा तो यहाँ जाते जाते इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तभी तो ये रुक जाएगा, फिर ये वापस आने के लिए मूव करेगा। तो जब ये रुक जाएगा तो इस पोजीशन पे आप बोल सकते हो कि क्या है, वेलोसिटी जीरो है। जहां वेलोसिटी जीरो वहां काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली आप सेम चीज, एक काम करते हैं ना, इसी को ही हम लोग क्या करते हैं, इसी में ही ऐड कर देते हैं। ठीक है, ए और बी पोजीशन पे दोनों पे ही अगर आप देखोगे, एक मिनट रुकिएगा जरा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, और काइनेटिक एनर्जी हमारी जीरो है। ये चीज को समझ जाएंगे। अच्छा देखिए जरा, मैं अगर, ये तो हमारी किसकी बात होगी, एक्सट्रीम पोजीशंस की बात होगी। अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन के अलावा जो हमारा दूसरा पोजीशन है, दैट इज द मीन पोजीशन, उस मीन पोजीशन पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा तो क्या होगा, है ना। तो आप देखोगे जब ये बेटा यहां से यहां जा रहा होगा और यहां से यहां वापस आ रहा होगा, तो जब ये यहां से यहां आ रहा होगा ना, इस पॉइंट पे क्या होगा, हाइट क्या होगी, जीरो हो जाएगी।
हाइट कैसे पता चलेगी, मतलब लाइक आप देखोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक हाइट है। इस पोजीशन की अगर मैं बात करूं, ये बॉब कहाँ से कहाँ उठ गया, यहाँ से यहाँ, है ना। तो इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच में हाइट का डिफरेंस अगर ये है, तो अगर आप देखोगे तो ये वापस आ रहा हो तो कहीं ना कहीं हाइट जीरो हो जाएगी। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि जो जिस लेवल से मैं हाइट को मेजर कर रहा हूँ वापस से उसी लेवल पे आ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हाइट जीरो हो गई है। तो आप यहाँ बोल सकते हो कि अच्छा मैंने ये चीजें गलत लिख दी, ओके सॉरी। यहाँ पे मैं इसे दोबारा से लिखता हूँ यार, आप लोग है ना सम थोड़ा सा चलिए मैं क्या करता हूँ, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल एनर्जी एट ए एंड बी इज मैक्सिमम, ऐसे पॉइंट फॉर्म में लिख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी एट ए एंड बी इज जीरो, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बिकॉज वेलोसिटी हमारी क्या है, वेलोसिटी इस पोजीशन पे क्या है, इज जीरो, इज जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। क्यों जीरो होगी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो है। अच्छा आते हैं अब मीन पोजीशन की बात करते हैं, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन at mean position is zero, ठीक है। एंड काइनेटिक एनर्जी at mean position is maximum। क्यों मैक्सिमम होगी काइनेटिक एनर्जी इस केस में, क्योंकि इस पोजीशन पे जो वेलोसिटी होगी वो हमारी हाईएस्ट होगी, यानी वेलोसिटी की वैल्यू हाईएस्ट होगी, बिकॉज velocity is maximum at mean, ठीक है। मीन पे हमारी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। मतलब कुछ नहीं है, बॉब को एनालाइज कर रहे हैं, बॉब के मोशन को एनालाइज कर रहे हैं कि किस पोजीशन पे उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमारी किस किस वैल्यू की होगी, है ना, उसको देख रहे हैं। तो लाइक मैंने बॉब को इधर खींचा, छोड़ दिया, ये बॉब इधर जाएगा, स्विंग करना चालू कर देगा। तो ये जो हाई लास्ट एंड जो होगा उनको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे। एक्सट्रीम पोजीशन मेनली आप ऐसा बोल सकते हो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा वही हमारी एक्सट्रीम पोजीशन होगी, है ना। इसे आप एम्पलीट्यूड भी बोलते हो जिसे, है ना। तो ये इस तरीके से स्विंग करना चालू कर देगा। तो आप देखेंगे इन एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि इस पोजीशन पे जिस बॉब की हाइट है मैक्सिमम होगी, है ना। लेकिन इसके से साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी विल बी द मिनिमम, बिकॉज यहाँ पे आके वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम क्या जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आप देख सकते हैं मीन पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो मीन पोजीशन का मतलब ये है कि जिस ग्राउंड से स्टार्ट हुआ था उसी ग्राउंड पे आ गया है ना, जिस पोजीशन से स्टार्ट किया था उसने स्विंग करना, तो अब उसकी हाइट कितनी होगी, जीरो। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो इस केस में। बट काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम, बिकॉज लौटते टाइम जब ये इस पोजीशन पे होगा तो इसकी वेलोसिटी हमारी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होगी, जो कि इसको इस पॉइंट तक डिस्प्लेस करेगी। दैट्स इट, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है किस पोजीशन पे मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, किस पोजीशन पे जीरो होगा, है ना। और काइनेटिक एनर्जी के साथ भी सेम है, किस पोजीशन पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी और किस पोजीशन पे जीरो होगी। तो इन दोनों पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी जीरो। चलिए ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार पॉज करके वापस से देख लीजिएगा, बहुत आराम से समझाया है, समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सी चीज है, जस्ट आपको एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के अबाउट काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है वो बताया गया, है ना। चलिए आइए, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, बिकॉज क्वेश्चन पे मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन पे जितना आप टाइम देंगे सवाल उतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा।
लाइक आपने पहले से ही क्वेश्चन के बारे में चीजें समझ ली हैं, तो आपको बस लिखना ही तो है ना। तो क्वेश्चन पे टाइम देना, देखिए अब आपके 2-3 महीने बाद एग्जाम है, बोर्ड के एग्जाम है, तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से और समझ के, मतलब बहुत बढ़िया से समझ लेना है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, बोर्ड के एग्जाम वो पुराने बोर्ड के एग्जाम नहीं रहे, वो अब बोर्ड के एग्जाम हो गए हैं थोड़े से ट्रिकी, है ना। तो ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें फोकस्ड होके क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। जस्ट टेक 5 सेकंड एंड रीड दिस। ठीक है, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा, जो चीजें समझ में आई होंगी उसको कॉपी पे नोट किया होगा। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि आपने रीड कर लिया। क्वेश्चन पढ़ने का ये मतलब है यू जस्ट टेक योर टाइम एंड ड्रॉ सम रफ स्ट्रक्चर, रफ डायग्राम, जिसके थ्रू आप अप्रोच कर पाओ किसी सवाल को करने के लिए। ठीक है, तो आइए सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं सवाल में कि अ बॉडी ऑफ मास 1 kg is allowed to fall freely under the gravity. What is the momentum of body after 5 सेकेंड? 5 सेकेंड बाद उसका मोमेंटम क्या होगा, है ना। अगर कोई बॉडी अगर 1 kg मास की फ्रीली फॉल हो रही है तो उसका 5 सेकेंड बाद मोमेंटम कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। चलिए आइए देखिए। सबसे पहले देखिए, सवाल सॉल्व कराता हूँ ना, मैं गिवन लिखता हूँ, और जब भी गिवन लिखता हूँ तो उसका कुछ सेंस होता है। लाइक आपको जो जो चीजें दी हुई हैं आप उसको क्या कर रहे हो, नोट करते जा रहे हो, है ना। कई बार टीचर जो है इस गिवन के भी मार्क्स दे देता है ना। वो दिया हुआ है लेकिन उसके मार्क्स इसलिए देगा कि बच्चा अगर पास नहीं हो रहा होगा तो उसे अच्छे मार्क्स से, थोड़ा सा एक डिसेंट मार्क्स से पास कर देगा। लाइक बच्चे का एफर्ट भी देखते हैं टीचर। तो बोर्ड एग्जाम में बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। तो आप ब्लैंक छोड़ दोगे उस सवाल को तो कोई सेंस नहीं बनता। तो प्लीज इस पे हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, हमें मास दिया हुआ है एक बॉडी का, जो कि क्या है 1 kg। ठीक है, इसके अलावा हमें गिवन है मोमेंटम, टाइम हमें दिया हुआ है कि कितने सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद हमारा कितना मोमेंटम होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि जब ऑब्वियस सी बात है कोई बॉडी अगर नीचे गिर रही है तो ग्रेविटी की वैल्यू हमारी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेता हूँ। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं। अच्छा देखिए, आपको क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम का फॉर्मूला लिखिए यहाँ पे रफ में, आप क्या करिए, खुद से काम करिए। मोमेंटम का फॉर्मूला लिखिए, मास इनटू वेलोसिटी। आपको समझ में आता होगा, है ना, मोमेंटम का फॉर्मूला। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस ट्वाइस। तो आप देखेंगे तो ये मोमेंटम का जो फॉर्मूला है, इसमें आपको क्या चाहिए, मोमेंटम निकालने के लिए मास चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। अब यहाँ पे वेलोसिटी तो दी नहीं हुई है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, जो कि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन में आप देखोगे v इक्वल टू यू प्लस, यहाँ पे gt का इस्तेमाल कर देता हूँ। ठीक है, gt का इस्तेमाल कर दो, क्योंकि देखिए आप लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं लिखता हूँ v इक्वल टू यू प्लस एटी पढ़ा होगा। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, एक फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, तो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जी का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी जब मैंने फ्री फॉल कराया था, जैसे सपोज करिए कि ये ऑब्जेक्ट है और ये नीचे गिर रहा है, तो इस टाइम पे जो वेलोसिटी थी, आप इसे क्या बोल सकते हो, ये जो वेलोसिटी है इस टाइम पे u इक्वल टू क्या था, 0 था। समवेयर एल्स यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी, है ना। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से आने में इसे कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड लगा, 5 सेकेंड लगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ इस ऑब्जेक्ट को फॉल होने में 5 सेकेंड लगा, और इस 5 सेकेंड पे हम वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, सवाल ये है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, आपने इसे छोड़ा, वो फ्रीली फॉल कर रहा है, और ये फॉल करके यहाँ पोजीशन पे आ गया। कितनी देर में आया, 5 सेकेंड में आया, है ना। इसे हाइट मत समझ लीजिएगा प्लीज, कुछ बच्चे हाइट ही समझ लेंगे, है ना। तो ये कितना टाइम लगा यहाँ पे, मैं बोल सकता हूँ कि टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड लगा। अब ये 5 सेकेंड में ये यहाँ से यहाँ आया, तो इसकी वेलोसिटी में कहीं ना कहीं चेंज होगा, बिकॉज वी हैव एक्सेलरेशन। ये जो ऑब्जेक्ट है, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है ना, ये किसी एक्सेलरेशन में, तो ऑब्वियसली बात है वेलोसिटी चेंज होगी 0 से v। अब ये v की वैल्यू निकाल देंगे, तो v की वैल्यू निकालेंगे, और चूंकि हमें पता है इसका मास कितना है, m है, तो v इंटू एम, इस पॉइंट पे मोमेंटम बदल जाएगा। ठीक है,
तो आइए जरा वेलोसिटी निकालते हैं। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और v इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, g की जो वैल्यू है यहाँ पे 10 ले लेता हूँ, है ना। मतलब ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जब आपको गिवन ना हो तो यू मे टेक द वैल्यू 10। क्वेश्चन में बोला जाए स्पेसिफिकली 9.8 ही लेना है तो आपको 9.8 लेना है ना, वहां मेंशन करा होगा। क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया तो मैंने 10 लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 सेकेंड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। ये आप देख सकते हैं 5 सेकेंड बाद जो इसकी वेलोसिटी होगी दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में, ये पार्ट तो हमारा हो गया है ना, ये आपका आंसर हो गया। अब देख सकते हैं नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट पार्ट में कितनी हाइट तक ये फॉल किया होगा, ये हमें निकालना है, कितनी हाइट तक फॉल किया होगा। तो इसको निकालने के लिए देखिए आप क्या कर सकते हो, आप क्या करो कि इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकालो। इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि वेलोसिटी 0 थी तो ये, है ना, ओके। इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, यहाँ पे आपको वेलोसिटी पता चल गई है तो ये क्या हो जाएगा, 1 kg का मास है तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होगी 2500 डिवाइड बाय 2 होगी, जो कि ये वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की आ जाएगी 1250 जूल, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। यानी जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रुका हुआ था तो यहाँ पे क्या थी, वेलोसिटी, वो क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी। अच्छा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी तो कहीं ना कहीं जब वो फ्री फॉल कर रहा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या कर रही होगी, 0 से इंक्रीज होकर कुछ वैल्यू पे आ जाएगी। तो वो काइनेटिक एनर्जी इस पोजीशन पे जहां वेलोसिटी हमारी इतनी है तो यहाँ हमारी काइनेटिक एनर्जी 1250 जूल के अराउंड आ जाती है। अच्छा, आपको नहीं लग रहा कि ये जो काइनेटिक एनर्जी आई है ये कहां से आई होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगी ना उसी का कुछ पार्ट जो है यहाँ पे पहुंचने के लिए यूज किया गया होगा। लाइक अगर ग्राउंड पे पहुंच जाती, जहां इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है ना, सॉरी हाइट 0 हो जाती, तो वहां पे सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी यूज हो चुका होगा। तो लाइक मैं अगर कहूँ कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mgh थी, है ना, तो उसका कुछ हिस्सा यहाँ पे यूज हुआ होगा, कुछ बच गया होगा, है ना, अगर ये इंटरमीडिएट पॉइंट है तो ध्यान से समझेंगे। तो हमें ये समझ में आया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज लिखी हुई थी, मैं आपको बताता हूं, ये चीज लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैं यही इसी डायग्राम की बात कर रहा हूँ। लाइक अगर मैंने आपको बोला था कि अगर आप ये चीज सीख लेंगे तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, है ना, कैपेबल हो जाएंगे, इस तरह के न्यूमेरिकल जो फ्री फॉल वाले न्यूमेरिकल थे। तो मैंने यहाँ देखिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, अगर आप देखेंगे सेम टू सेम यही चीज हम तो यहाँ कर रहे हैं, है ना। यानी ये जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी। अब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी होगी। यानी जितनी काइनेटिक एनर्जी आई है वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसके वजह से होगी, इस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, इसमें खर्च की गई पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। तो आप देख सकते हैं हमारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है इतनी, और ये क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां से h निकाल सकते हैं, तो h की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, m की वैल्यू और g की वैल्यू रख देंगे, m की वैल्यू लाइक 1 है, g की वैल्यू 10 है, यानी 1 into 10 हो जाएगी। तो हाइट यहाँ पे आ जाएगी हमारी 125 मीटर, ठीक है। यानी यहां से यहां तक की जो हाइट है वो कितनी होगी, 125 मीटर होगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं है, आसान सी चीज है। लाइक आपने सबसे पहले पोटेंशियल मोमेंटम निकालना है, तो आपने सबसे पहले जिस पॉइंट पे मोमेंटम निकालना है उस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी इनटू मास हमारा मोमेंटम आ जाएगा। पहला पार्ट तो ये है।
दूसरे पार्ट में ये बोल रहा है कि हाइट कितनी होगी, तो हाइट कितनी होगी तो इसको हम निकालने के लिए इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं। और ये जो काइनेटिक एनर्जी आई है दैट इज एट द कॉस्ट ऑफ स्पेंड, और आप बोल सकते हो जो खर्च की गई पोटेंशियल एनर्जी है उसी पे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कम बराबर है, तो मैंने इन दोनों को इक्वल करके हाइट निकाल दी। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। अच्छा, बच्चे इस तरह के सवालों को अगर पेपर में देखते हैं तो थोड़ा सा डर जाते हैं, बिकॉज वो क्या पढ़ रहे होते हैं, वो काइनेटिक और पोटेंशियल पढ़ रहे होते हैं, उनको दिख जाता है मोमेंटम, है ना, उनको दिख जाता है टाइम, तो वो उनको समझ नहीं आता है। मतलब पूरे चैप्टर में टाइम तो सिर्फ एक ही जगह इस्तेमाल हो रहा है, लाइक पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ तो ना वर्क निकालने को बोल रहा है ना टाइम निकाल पावर निकालने को बोल रहा है, फिर क्यों टाइम दे दिया। तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस के थ्रू आएंगी बेटा। आप प्रैक्टिस करिए, देखिए आपका किस तरीके से, है ना, लाइक आजकल जेनजी वर्ड में यूज कर रहे हैं, जेनजी की ऑरा सेट हो जाता है ना। तो देखिए ये सवाल आपका प्रैक्टिस करिए खूब, आपका पेपर में भी ऑरा सेट हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम शायद आई गेस हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है ना। कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे इस क्लास में हम लोग। कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, देखिए अगर आप देखेंगे आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ आपके डिवाइसेस हैं वो किस एनर्जी को किस एनर्जी में चेंज करते हैं। अच्छा, ये हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो इसे रटना और याद करना नहीं है, इसे समझ लेना है। और इस पे कभी कभी सवाल आ जाता है ना, कभी मान लो वो आ जाए, क्या नाम है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाए, अरे सॉरी आपके मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाए और उसमें लास्ट में लिख दे कि ये किस एनर्जी को किस एनर्जी में चेंज करता है ये डिवाइस, तो पता होना चाहिए, है ना। जनरली इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में पूछ लेता है, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होता है, ऐसा बोल सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको बस थोड़ा सा याद रखना है, किस तरीके से याद रखेंगे देखेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है हमारा, आपने देखा होगा कि मूव कराने का काम करता है। तो हम इलेक्ट्रिक मोटर की अगर बात करें तो क्या कर रहे हैं हम, उसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, और जब इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो वो कोई मूवमेंट करा रहा है। जैसे आपके घरों में जो पानी वाली मोटर है वो हो सकती है, या फिर हमारी जो गाड़ियों का जो, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो हो सकता है, गाड़ियों के अंदर आ रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं तो व्हील को ड्राइव करा रहा है। तो जो व्हील को ड्राइव कराना है वो क्या है, एक तरह का मैकेनिकल एनर्जी है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रिक जनरेटर का क्या काम होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर जस्ट रिवर्स होता है इसका, है ना। क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी देके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपका डायनेमो एक एग्जांपल हो गया, डायनेमो में हम लोग क्या करते हैं, मोटर को आप हाथ से घुमा दीजिए बिजली बन जाएगी, तो हमको क्या करते हैं उसको घुमाने के लिए विंड मिल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर क्या होता है, वही जो फैन होता है उसके जो विंग्स होते हैं वो जैसे ही मूव करेंगे इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। ओके, तो क्या करता है, उसका काम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। स्टीम इंजन का क्या काम होता है, स्टीम मतलब, है ना, आपको पता है क्या होता है कि जैसे आपने सपोज करिए कि क्या करते हैं, जो हमारा पानी होता है, वाटर होता है, उसे आप बॉईल करिए, और उसे बॉईल करेंगे तो आप देखेंगे वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और उस पूरे स्टीम को एक छोटे से एरिया में स्टोर करिए, देखिए, और स्टोर करते रहिए, एक टाइम ऐसा आएगा जैसे आपके कुकर के अंदर होता है जनरली, है ना। तो उसके अंदर क्या होता है, स्टीम बनता रहता है, बाहर नहीं निकलता है, लेकिन क्या होता है, एक एक टाइम ऐसा आता है जिस टाइम में अब वो बेयर नहीं कर सकता कुकर, है ना, उस स्टीम के प्रेशर को, तो क्या करता है, सीटी हमारी विस्लिंग हो जाती है। तो आप देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, पानी को आप बॉईल करिए, उससे क्या होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना। इसे आप क्या कर सकते हो, देखिए आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि अच्छा आप क्या करिए ना, इसे बस एक सिंपल तरीके से याद रखिए, कॉम्प्लिकेटेड क्यों ही करते हैं। हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे आपने क्या किया, कोई चीज गर्म की तो वो मूव करने लगी। अच्छा, बचपन में एक क्या होता था कि, मैं बताता हूँ आपको, बचपन में एक छोटी सी बोट आती थी, उस बोट के अंदर हम क्या करते थे, छोटा सा लैंप रख देते थे। अगर उस लैंप को आप जला देंगे तो पता है क्या होती थी, वो बोट जो है इधर से उधर घूमना शुरू कर देती थी। पता है क्या है वो, इसका क्लासिकल एग्जांपल है, जैसे ही आपने हीट एनर्जी दी आप देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या हो गया, मोशन हो गया, है ना। इसी चीज को समझेंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या काम करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे बल्ब लगे हुए हैं हमारे चारों तरफ, है ना, आंखों पे लगे हुए एकदम मुंह पे, तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेंगे और उसे लाइट दे देंगे। लाइट एनर्जी क्या होती है, जिससे हम कोई चीज देख पाते हैं अपने चारों तरफ के। ब्राइट सेल आपके वॉच के अंदर लगा होगा, आपके
वॉल क्लॉक के अंदर लगा होगा, आपने देखा होगा रिमोट के अंदर लगा रहता है। तो सेल होता है, सेल के अंदर हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, है ना। तो वो केमिकल क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। सोलर सेल आपको पता है क्या करते हैं, सनलाइट पड़ती है उसपे, सोलर पैनल के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन अपना मूव करेंगे, उन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से आपका लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। एटम, एटॉमिक एनर्जी की बात करें तो आपने देखा होगा जो एटम होता है, एटम की जो एनर्जी होती है ना, जब वो एटॉमिक एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट और लाइट के अंदर, जैसे आपने देखा होगा न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह का एग्जांपल है ना, बहुत सारी मूवीज के अंदर दिखाया जाता है किस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट होता है। तो वो क्या होता है, एटॉमिक एनर्जी क्या करती है, उससे जब आप देखोगे आपको समझ में आएगा कि दो तरह की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आप देख सकते हैं उसके अंदर हीट तो प्रोड्यूस होगी होगी जो पूरे के पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर देगी, इसके अलावा उस हीट में लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है ना। आप देखोगे वो ग्लो कर जाएगा। आपने कोई मूवी आई थी, मैं नाम बोल रहा हूँ, है ना, ओपनहेमर, है ना, उसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से न्यूक्लियर ब्लास्ट किया गया था, है ना, जापान के ऊपर। तो जो एटॉमिक बम गिराया गया था उसमें क्या हुआ था, उसमें आप वो सीन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, मतलब हीट तो प्रोड्यूस हो ही रही है, बाकी पूरा का पूरा ऐसा लगता है कि लाइक कोई सन ग्लो कर रहा है ना, वो जब फटता है तो वही है आपकी लाइट एनर्जी। अच्छा, बहुत छोटे छोटे एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक हमारे डे टू डे लाइफ में भी होंगे। जैसे आप बल्ब की बात करते हो, है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब की, या आप अभी सर्दियां चल रही हैं तो आप ध्यान रखिए आपको आपके घरों में हीटर यूज होता होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि हीटर कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है, किस फॉर्म ऑफ एनर्जी को, तो आप बोल सकते हैं सर इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है ना, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। बहुत सही, आपने एकदम सही जवाब दिया। लेकिन क्या करता है आप देखिए तो सही कि वो जो हीटर की जो रॉड होती है, आपको समझ में आएगा कि वो लाइट एनर्जी भी तो दे रही है ना। तो माइनर ही सही, हालांकि वो हीटर का काम नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो उसमें क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी के फॉर्म में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी, लाइक अगर वैसे मैं सपोज करूं कि एक आइडियल कंडीशन है, लाइक मैंने कहा कि ये 100 जूल एनर्जी यूज हो रहा है ना, तो 80 जूल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी एमिट करने में लगाएगा, और मान लेते हैं कि लाइट एनर्जी भी थोड़ी बहुत निकल रही है, तो लाइट एनर्जी के लिए वो 20 जूल यूनिट अप्लाई करेगा, है ना। अरे ये क्या होगा, अब मैं क्या करूं भाई, बच गए, है ना, सॉरी। तो ये 20 जूल एनर्जी लाइट को भी प्रोड्यूस करने में लगाएगा। जैसे आपने देखा होगा हमारे जो बल्ब होते हैं, बल्ब में भी अगर आप देखोगे तो बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन आपने पहले के जमाने में, मतलब अभी से आज से 10-12 साल पहले अगर जाओगे तो येलो वाले बल्ब यूज होते थे 100 वॉट के, उन्हें जब आप जला के थोड़ी देर बाद बंद करते थे तो आप देखते थे वो हीट भी हो रहा है। तो उसमें अगर आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी है तो कहीं ना कहीं वो लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी दोनों ही फॉर्म में दे रहा है, लेकिन आपका लाइट एनर्जी उसका मेन प्राइमरी काम है, तो लाइट एनर्जी कहीं ना कहीं ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा होगा हीट एनर्जी के कंपैरिजन में। उसी तरीके से हमारा जो हीटर है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी प्लस लाइट एनर्जी दोनों में ही कन्वर्ट करा है, क्योंकि आप देखो हीटर को ही जला के आप कमरे की बल्ब को बंद कर दो, देखो आपको वहां से रोशनी आती हुई दिखाई देगी, है ना। तो हीट उसका प्राइमरी काम है क्योंकि वो हीट एनर्जी ज्यादा देगा। सेकेंडरी काम आप बोल सकते हो जो काम नहीं है वो उसके बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहा है, तो वो लाइट एनर्जी भी है। उसी तरीके से जो हमारा फैन चलता है, जब फैन मूव करता है तो आप देखोगे फैन मूव करने के साथ साथ इलेक्ट्रिक एनर्जी तो देते हैं हम लोग, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, प्लस साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और प्लस थोड़ी बहुत हीट एनर्जी भी एमिट होती हुई दिखती है। यानी आप फैन को जैसे ही बंद करोगे तो फैन बंद होगा तो आप देखोगे हीट भी प्रोड्यूस होती हुई दिखती है, ठीक है। और जब फैन मूव कर रहा होता है तो आप देखोगे कुछ साउंड भी प्रोड्यूस होता है, लाइक अगर इस कमरे में फैन अगर ऑफ है तो मुझे पता चल रहा है कि फैन नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे ही ऑन करोगे वो फैन साउंड प्रोड्यूस करने लगेगा, एक नॉइज प्रोड्यूस करने लगेगा, जिसका मतलब फैन हमारा साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहा है ना। ये एकदम मतलब क्या है, बारीक डिटेल में जाने वाली बात है ना। लेकिन प्राइमरी काम क्या है हमारा फैन का, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना उसको, ठीक है। तो हाँ आपने पढ़ा ना अभी इलेक्ट्रिक मोटर, तो यही तो काम है, इलेक्ट्रिक मोटर का एग्जांपल है ना। ओके, चलिए आइए अब हमारे 2-3 क्वेश्चन बच रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, जल्दी जल्दी इनको सॉल्व करेंगे
और फिर क्लास को एंड करेंगे एंड आज चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 4 वीडियो टोटल आई हैं, लगभग ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 3.5 घंटे के आसपास की चारों वीडियो होंगी। आप इनको देख के आप एकदम क्रिस्टल क्लियर हो सकते हो इस चैप्टर के बारे में, वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में। और कोई भी डाउट होता है बच्चों, आप लोग अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखिए सवाल क्या कह रहे हैं, सवाल एक बार अच्छे से पढ़िए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम है। देखिए ये सारे क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर के, है ना, आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को अगर आप कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, है ना। एक तरह का हैक है कि आप एक पैटर्न को समझ पाएंगे कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आपसे इस चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा जा सकता है। अच्छा ये जरा क्या कह रहे हैं कि अ बॉय वेइंग 40 kgf। अच्छा ये एक चीज बता देता हूँ, है ना, kgf 1 kgf का क्या मतलब होता है, 1 kgf का मतलब होता है बेटा 9.8 न्यूटन। ध्यान रखिएगा, है ना। जनरली आईसीएससी बोर्ड में आपको जो यूनिट है वो कन्वेंशनल तरीके से नहीं देगा, आपको केजीएफ दे देगा, ग्राम एफ दे देगा, है ना। तो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो मुझे पता चल गया 1 kgf हमारा 9.8 न्यूटन के बराबर है। मतलब मुझे कोई जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ कन्वर्ट करूँ, मैं जिस भी फॉर्म में एनर्जी आंसर निकाल दूंगा, दैट इज एक्सेप्टेबल। बट मुझे ध्यान होना चाहिए कि अगर उसने गलती से पूछ लिया कि कैलकुलेट दिस वैल्यू इन न्यूटन, या कैलकुलेट क्या बोल रहा है, जैसे वर्क डन जो उसकी एसआई यूनिट है, तो अब एसआई यूनिट की तो केजीएफ तो एसआई यूनिट है नहीं, तो आपको उसे न्यूटन में कन्वर्ट करना होगा और न्यूटन को फिर आपको जूल में कन्वर्ट करना होगा, है ना। मतलब न्यूटन मीटर को आपको जूल में कन्वर्ट करना होगा, कहीं आप न्यूटन को कन्वर्ट करने लग जाओ। आइए चलिए देखते हैं। तो गिवन में सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, ये सारी बातें लिख देंगे। गिवन में लिखा है ना, उसका वेट है। ओके ठीक है ठीक है। तो हमारा बॉय का जो वेट है यानी मास है, हमें ये गिवन है 40 kg, ठीक है, ये चीज हमें गिवन है। इसके अलावा अच्छा ये कह रहा है, अब मैं इसे हटा देता हूँ जरा, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा इसे, यार थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्टेयर्स है इस टाइप के, ठीक है। देखिए बड़ा तो बना नहीं है ना, ये रहने देते हैं, बस हो गया। अब ये कह रहे हैं कि 30 स्टेप्स अ बॉय वेइंग 40 kgf क्लाइम्स अप अ स्टेयर ऑफ 30 स्टेप्स। ईच स्टेप की जो हाइट दी हुई है आपको यहाँ पे कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर दी है। यदि मैं कह सकता हूँ कि ये कोई बॉय है, वो क्या कर रहा है, सीढ़ियां चढ़ रहा है, ठीक है। अगर मैं इस एक स्टेयर के हाइट की बात करूं तो ये कितना दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत अच्छे से समझे कि ये 20 सेंटीमीटर, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, और इस तरह के कितने स्टेप्स हैं, 30 स्टेप्स हैं, 30 स्टेप्स हैं। मैंने कहा ना बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं वंस यू ड्रॉ द डायग्राम। आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, 4 मिनट के अंदर। और फिर एक लड़की है जिसका वेट है कितना, 30 kg, और सेम स्टेयर्स को वो भी चढ़ रही है और वो 3 मिनट में चढ़ जा रही है। ये सही है, लड़कियां जल्दी चढ़ जाती है लड़कों के कंपैरिजन में, ठीक है, वेरी गुड, है ना। तो ये क्या है हमारा 20 सेंटीमीटर की हाइट है। अच्छा जरा अब आप सोच के देखिए कि अगर ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, तो इस तरीके से 0.2 मीटर हाइट उठेगी, फिर इस वाले की वजह से 0.2 मीटर इसकी हाइट उठेगी, फिर इस वाले की वजह से 0.2 मीटर हाइट बढ़ेगी, फिर इसकी वजह से 0.2, फिर इसकी वजह से 0.2, फिर इसकी वजह से 0.2, और इस तरीके से करते करते आप कहाँ 30 स्टेप तक पहुंच जाओगे। तो आप मान लो कि यहाँ पे पहुंच गए, है ना, ये क्या है, इस तरीके से करते करते 38 स्टेप है।
तो आप देखोगे एक स्टेप की जो हाइट है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर, 2 की ऐड कर दोगे 20, 3 की ऐड कर दोगे, 4 की ऐड कर दोगे, इस तरीके से ऐड करते हुए चलोगे तो आपको यहाँ पे टोटल हाइट पता चल जाएगी बेटा कितनी 0.2 इंटू 30, यानी ये क्या हो जाएगा 6 मीटर हाइट आपकी पता चलेगी। पता है इस क्वेश्चन में यही है मेन बात कि बच्चे इस तरह की क्वेश्चन को देखेंगे और क्या करेंगे, उनको डायरेक्टली हाइट तो दी नहीं होगी तो कैसे करेंगे, निकाल ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज और हमें पता चल गई, हाइट गिवन, ठीक है, वेट दिया है, हाइट दी हुई है, बस दैट्स इट। तो हम क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे। अच्छा आपको पता है कि वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। वर्क डन, वर्क डन बाय देम, है ना, तो वर्क डन बाय बॉय, बॉय लिखना है ना। अच्छा कंपेयर करना है, वो कंपेयर करना है, यानी हमें क्या करना है, दोनों के वर्क डन का क्या करना है, रेशियो निकाल देना है ना, और फिर हमें पावर निकाल देना है। ओके, तो वर्क डन बाय बॉय कितना हो जाएगा। अच्छा एक चीज देखिए कि भाई लड़का हो या लड़की सेम ही हाइट को तो ट्रैवल कर रहे हैं, बस फर्क कितना है कि लड़का जो है 4 मीटर में ट्रैवल कर रहा है, उसी हाइट को लड़की 3 मीटर में ट्रैवल कर जाती है। तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि भाई वर्क डन बाय बॉयज एंड गर्ल्स वो दोनों तो सेम ही होने वाला है ना, तो इसको हम एक साथ लिख देते हैं। हाँ बॉयज, अरे भाई बॉडी क्यों लिख रहा हूं मैं, बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। चलिए तो W इक्वल टू F इंटू क्या हो जाएगा बेटा S हो जाएगा। फोर्स कितना है, फोर्स क्या दिया हुआ है, अच्छा ये मास नहीं है, ये ध्यान रखेंगे वेट है ना, तो ये क्या है वेट है, ये क्या है बेटा वेट है इसका, ठीक है। तो वेट क्या है, वेट ही तो हमारा फोर्स है। अच्छा वेट है, मैं एक बार है ना चीजें, वेट है बच्चे कुछ समझ लेंगे, वर्क डन है ना, तो इस चीज को अच्छे से लिख लो, वेट कितना दिया हुआ है, कितना है, और जो वेट होता है नीचे की तरफ में वही क्या होता है फोर्स होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा 40 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है आपकी एच हाइट तक ये मूव किया है ना, एच हाइट तक मूव किया है, तो एच हाइट तक मूव किया है तो ये कितना हो गया 60 मीटर। तो आप देखोगे तो यहाँ पे आपका जो वर्क डन आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा 240 जूल के बराबर आ जाएगा, 240 जूल के बराबर आ जाएगा। अच्छा मैं इसे लिखता हूँ ऐसे 240 के जी एफ मीटर के बराबर आ जाएगा, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ओके, जूल नहीं लिखेंगे। तो ये आपका, ये क्या आ गया आपका, दोनों कितना वर्क डन करेंगे, है ना। यहाँ पे ये चीज समझनी है, बोथ विल डू सेम वर्क, सेम वर्क, ठीक है। है ना, तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा, ओके ठीक है। तो हमारा लड़का और लड़की सेम हाइट पे ही इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि हमारा क्या हो जाएगा, ये वर्क डन इसकी जो वैल्यू है इतनी हो जाएगी। अच्छा आपसे कंपेयर करने को बोल दे, जैसे आप क्या करूं, आपको लड़क जैसे कंपैरिजन में जनरली रेशियो पूछ लेता है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द वर्क डन, है ना, तो आप देखोगे यहाँ पे दोनों ने सेम काम किया है ना, तो रेशियो अगर कंपैरिजन निकालूं मैं, कंपैरिजन निकालूं कंपेयर करूं, तो मान लो जो लड़का है उसने जो काम किया है ना, डब्लू बॉय लिख दिया मैंने उसे, और जो लड़की है, लड़की ने जो काम किया है उसे डब्लू गर्ल लिख दूंगा मैं, है ना, तो दोनों ने तो सेम ही काम किया है, तो आप लिख सकते हो 40 240 अपॉन 240 दैट विल बी 1:1। तो इनका जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा डब्लू बॉय और डब्लू गर्ल के बीच का जो रेशियो हो जाएगा वर्क डन का,
दैट विल बी 1:2। ठीक है, आप इसे ऐसे लिख सकते हो 1:1। ठीक है, 1:1। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्या किया है हम लोगों ने। हमने क्या किया है, हमने टोटल हाइट निकाली है और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स की टर्म्स में आपको क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है ना। तो वेट को हमने हाइट से इनटू किया, तो आपकी वैल्यू ये आ गई। अच्छा, लड़के ने भी इतना काम किया है, लड़की ने भी इतना काम किया है, तो दोनों का रेशियो, काम का जो रेशियो है वो 1:1 आ जाएगा। ठीक है, अब पावर का कंपैरिजन करते हैं। पावर का कंपैरिजन, ठीक है। तो देखो पावर होता क्या है, पावर आपको समझ लेना है कि पावर क्या होता है। पावर हमारा होता है वर्क डन अपॉन टाइम, सिंपल। तो वर्क डन कितना है, वर्क डन है हमारा कितना, ये 240 है ना। तो वर्क डन है 240। अब देखो बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए अलग अलग टाइम दिया हुआ है, तो दोनों के लिए अलग अलग टाइम दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों की P1 और P2 की वैल्यू, या बॉयज की वैल्यू, बॉयज के पावर की वैल्यू और गर्ल्स के पावर की वैल्यू कहीं ना कहीं अलग अलग आ रही होगी। आज देखेंगे किसकी पावर ज्यादा है ना, लड़का या लड़की, देखते हैं आज। चलिए, तो देखेंगे, अगर सपोज करिए मेरा ये पावर है किसकी वजह से, बॉयज की वजह से, तो मेरा वर्क डन कितना हुआ है 240 अपॉन सेकेंड पार्ट है ना, ये सेकेंड पार्ट है, इसको यहाँ सॉल्व कर लेंगे। तो 240 कितने मिनट में वो क्लाइम कर रहा है, 44 मिनट में। तो 4 मिनट को हम लोग सेकेंड्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 60, 4 मीटर 4 मिनट है। ठीक है ना, तो इस बॉयज की वैल्यू कितनी आ गई, बॉयज के पावर की वैल्यू हमारी ये आ गई। अच्छा, लड़के कितने देर में ट्रेवल कर रही है, तो गर्ल्स की अगर मैं बात करूं पावर की, तो सेम ही काम कर रही है ना, लेकिन लड़के ने उसी काम को 3 मिनट में कर दिया है, यानी 3 × 60। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 है ना, पूरी वैल्यू कट जा रही है ना, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 आ जाएगा। ओके, यहाँ अगर देखेंगे तो ये कितने पे जाएगा, 4 पे, और ये 1 पे। तो आप देखोगे यहाँ जो पावर की वैल्यू है 4:3 आ रही है, 4:3 या 4/3। अच्छा, यूनिट ऑफ पावर की अगर मैं बात करूं, तो यूनिट ऑफ पावर क्या होगा हमारा, देखिए यहाँ पे वर्क डन की यूनिट kgf मीटर अपॉन सेकेंड है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा kgf मीटर अपॉन सेकेंड। अच्छा, आपको नहीं लग रहा कि गर्ल्स की जो पावर है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है ना, यहाँ तो लड़कियां जीती भाई, वाह क्या बात है। इन दोनों का रेशियो निकाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4/3, तो ये हो जाएगा 3 = 4। तो इन दोनों का जो रेशियो हो जाएगा बेटा, ध्यान रखेंगे कितना हो जाएगा, बॉयज और गर्ल्स के बीच का जो पावर का रेशियो है दैट विल बी 3:4। कंपैरिजन करने के लिए बोला है ना, इसलिए आपको रेशियो निकालना है। ध्यान रखना है, जब भी कंपैरिजन करने के लिए बोले, यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट द रेशियो ऑफ दोस टू क्वांटिटीज, लाइक अलग अलग, जैसे बॉयज और गर्ल्स के बीच में, तो ये। ठीक है, तो यहाँ लड़कियों ने जीत लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए, अच्छा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वैसे मैं कहूंगा आसान तो नहीं है, क्योंकि हाइट निकालना एक टास्क हो जाता है, बाकी चीजें बहुत सिंपल है ना, कंपैरिजन करना और पावर निकालना और ये सारी चीजें करना बहुत सिंपल है। यूनिट को लेके आपको चीजें थोड़ी सी अनक्लियर हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई भी चीज ऐसी नहीं बोली गई कि ऐसा ही यूनिट में निकालिए, यही निकालिए। अच्छा, कंपैरिजन जब भी करने को बोल दिया जाता है ना, तो हमें यूनिट चेंज करने की जरूरत ही नहीं होती, बहुत सारे यूनिट तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ हमने यूनिट को चेंज करा नहीं, है ना। आपको बोल दिया जाए चेंज करने को, तो आपको मैंने बताया कि 1 kgf आपके किसके बराबर हो जाएगा, 9.8 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो आप कुछ नहीं, आप इसी वैल्यू को 9.8 न्यूटन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या यहीं आप मल्टीप्लाई करके इसको वेट को न्यूटन में कन्वर्ट कर दीजिए। ये सारी चीजें हैं आपको जो समझनी है ना। इस एक सवाल से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई। देखिए बोर्ड का क्वेश्चन है, आई गेस 2018 या 19 में पूछा गया है ना, तो बोर्ड का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह का लेवल होना चाहिए, तब जाके आप अपने पेपर के अंदर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। कैलकुलेशन सही रही तो टचवुड आप
सवाल भी सही कर जाओगे, लेकिन समझना है ना, लेवल समझना है कि इस तरीके से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। देखिए आई होप आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, ये तो जा ही नहीं रहा, अब क्या किया जाए। चलिए जाने दीजिए, इसको यहीं रहने दीजिए, छोड़ देंगे इसको। सवाल पढ़ेंगे बेटा, है ना, सवाल पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले आप मेरे लिखने से पहले आपको जो टाइम दिया गया है उसमें गिवन आप लिख लीजिए, मेक श्योर कि आपने गिवन लिख लिया है, ठीक है। जस्ट टेक अ 5 सेकेंड एंड रीड दिस क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि राजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन इन पुलिंग अ कार्ट। एक कोई कार्ट है, उसे खींच रहा है अपनी तरफ राजन, कितना फोर्स लगा रहा है 150 न्यूटन का, ठीक है, और स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए बहुत सारे सवाल, बहुत सारे बच्चे, इतना कम, मतलब डेटा इतना कम दिया है, 2 वैल्यू दी हुई है और आपको पावर पूछ लिया। ये सवाल छोटा लेकिन है बहुत यूजफुल, लाइक यहाँ से आपको एक और कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा कि आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है बेटा फोर्स, है ना, आपको फोर्स दिया हुआ है और वेलोसिटी दी हुई है या स्पीड बोल, है ना, ये दिया हुआ है। अब आपने कोई भी ऐसा फॉर्मूला पढ़ा नहीं है अभी तक, है ना, मतलब आपने पढ़ रखा होगा तो अच्छी बात है, लेकिन हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। तो देखिए हम सवाल के अंदर डिस्कस करने हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ऐसे हो जाते हैं कि लाइक आप उन टॉपिक्स को नहीं कवर कर पाते हो क्रैश कोर्स के अंदर, तो हम क्या करते हैं सवाल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज दैट पार्ट। देखिए हमारा क्या होता है कि ओके तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। हमको क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, फोर्स कितना है 150 न्यूटन, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड है, यानी स्पीड की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। क्या पूछा है, पावर निकालने को बोल रहा है, पावर हमसे निकालने को बोल दिया गया। अब देखिए पावर का ऐसे फोर्स और वेलोसिटी या आपको स्पीड दी हो तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमने अभी तक नहीं डिस्कस किया, मैंने नहीं डिस्कस किया, बाकी आपने पढ़ा हो तो ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसको हम देखेंगे। देखिए बेटा हमें पता है कि वर्क डन क्या होता है, या पावर को डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, कि पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क डन अपॉन में टाइम, और वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसे देख सकते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और इंटरेस्टिंगली आपको यहां से समझ में आएगा बेटा कि जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, ये चीज क्या है, ये हमें वेलोसिटी दे रहा है, ठीक है, क्या दे रहा है हमें, ये वेलोसिटी दे रहा है। तो एक नया फॉर्मूला अपने को समझ में आया कि फोर्स इनटू वेलोसिटी, यहां से, है ना, मैं इसको एस लिख देता हूं, कैपिटल एस, समझ में आ रहा होगा, दिस इज योर स्पीड, दिस इज योर फोर्स, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, पावर। तो पावर का एक और फॉर्मूला अपने को देखने को मिल गया कि फोर्स इनटू स्पीड अगर हम करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। बस यही फॉर्मूला है ना, इस डायरेक्ट फॉर्मूले पे सवाल दिया है। देखो बहुत सारे बच्चे इस फॉर्मूले को नहीं पता कर पाएंगे, या उन्हें फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा, या पढ़ा होगा तो रिवीजन में नहीं आ पाया होगा, है ना। तो ये देखो इस पे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। तो ये क्या हो गया, फोर्स इनटू स्पीड, तो फोर्स की वैल्यू कितनी 150, है ना, और स्पीड की वैल्यू कितनी है 10, तो ये कितना हो जाएगा 1500 पावर। अच्छा देखो सारी सारी यूनिट क्या दी है, एसआई यूनिट में दी है, तो आप इसे न्यूटन मीटर पर सेकेंड लिख सकते हो, और आप इसी को वॉट लिख सकते हो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं जरा आगे, जल्दी जल्दी क्लास खत्म करना है मैं, इसके बाद 2 क्वेश्चन और है ना, तो देखते हैं कितना हो पाता है ना। चलिए क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, जस्ट टेक 5 सेकेंड एंड रीड द क्वेश्चन, ट्राई टू फ्रेम हाउ यू विल अप्रोच दिस क्वेश्चन। इस चीज को आपको दिमाग में एकदम अच्छे से बिठा लेना है, कोई डायग्राम की जरूरत है तो कोई डायग्राम बना लेना है।
चलिए पढ़िए। ठीक है, तो समझेंगे क्या कह रहा है कि ए गर्ल ऑफ मास 3.5 kg क्लाइंब अप, अरे क्या कर दिया हमारे एडिटर साहब ने क्लाइंब कर दिया, ये कौन सी स्पेलिंग है भाई, क्लाइंब अप है, ठीक है ध्यान रखेंगे। ओके, क्लाइंब अप फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग एट ए हाइट ऑफ 4 मीटर। जैसे सपोज करिए कि एक बिल्डिंग है ना, ऐसे फ्लोर बना लेते हैं, दिस इज योर फर्स्ट फ्लोर एंड दिस इज योर फोर्थ फ्लोर, है ना, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये आपका फोर्थ फ्लोर है। अब ये क्या कह रहे हैं कि थर्ड फ्लोर पे, अच्छा फर्स्ट फ्लोर से जिसकी हाइट जो है हमारी कहाँ है, ग्राउंड से अगर सपोज करते हैं, ग्राउंड से इसकी हाइट जो है फर्स्ट फ्लोर की, आइए जरा इसको थोड़ा एक बार सही से ड्रॉ करते हैं, है ना, फ्लोर ही ड्रॉ कर देते हैं। चलिए, एक बिल्डिंग है, ओहो, एक बिल्डिंग है, इसमें अलग अलग फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, दिस इज योर थर्ड फ्लोर, है ना, तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर फर्स्ट फ्लोर, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड फ्लोर। ओके, तो जो फर्स्ट फ्लोर की जो हाइट है वो कितनी है, 4 मीटर है। बिल्डिंग है, बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर की हाइट जो है 4 मीटर है, और थर्ड फ्लोर पे उसे जाना है ना। एक बार सवाल अच्छे से पढ़ लेते पूरा। एक लड़की है जिसका मास इतना है ना, फर्स्ट फ्लोर से जा रही है, जिसका हाइट कितना है, फर्स्ट फ्लोर की हाइट 4 मीटर है, अबव द ग्राउंड टू द फर्स्ट थर्ड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, है ना। तो थर्ड फ्लोर की जो हाइट है वो कितनी है, 12 मीटर है above the ground. What will be the increase in gravitational potential energy? Very simple question, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो आप देखिए इसकी हाइट में कितना चेंज आया, वही तो इसकी एनर्जी होगी, है ना। इसकी हाइट में जैसे सपोज करिए अभी 4 पे था, 4 से 12 पे आया, तो कितनी हाइट इंक्रीज हुई, 8 मीटर की हाइट इंक्रीज हुई है। इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे, है ना। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी आप क्या कर सकते हो, वर्क डन निकाल सकते हो, है ना। कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई होगी, तो उतनी ही इंक्रीज हुई होगी जितनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, अच्छा इसमें देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, mgh। अब आप ध्यान दोगे तो आपकी हाइट h1 से h2 हुई है, तो आप क्या कर रहे हो, हाइट में चेंज आया। तो जब भी हाइट में चेंज आया तो मैंने ये आपको बताया है कि हम क्या करेंगे, h नहीं लेके हम क्या करेंगे, h2 माइनस h1 ले लेंगे, डायरेक्ट टाइम बचेगा। जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इस तरीके से सवालों को अप्रोच करिए, सीधा सीधा, है ना। तो आप देखिए कितना मास है हमारा, 3.5, 3.5। जी की वैल्यू कितनी दी हुई है, जी की वैल्यू कहाँ, अच्छा ये लो, हमारे एडिटर साहब ने जी की वैल्यू ही नहीं दी हुई है, ठीक है, यूनिट मिस प्रिंट हो गया, तो ये बेटा मीटर पर सेकंड है, और जी की जो वैल्यू है वो हमारी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो जी की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है। ओके, आपकी हाइट कितनी है बेटा, h2 की हाइट अगर देखूं तो ये लड़की क्या है, सपोज करिए ये लड़की कहाँ गई, यहाँ पे एक लड़की है ना, ये लड़की सेकंड फ्लोर फिर थर्ड फ्लोर पे गई है, तो इसकी हाइट कितनी, 4 मीटर से 12 मीटर पे इंक्रीज होगी, यानी h2 की वैल्यू 12 है और h1 की वैल्यू कितनी है, 4 है। बस कुछ नहीं, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, 35 इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 4 24 28, ठीक है, 280 जूल, ये आपकी आ जाएगी वैल्यू। ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन 240 और सॉरी 240 और 40, ठीक है, ओके, कितने जूल आ जाएगी, दैट्स इट, बस इतना ही क्वेश्चन है। देखिए सवाल कितना, पहले वाले क्वेश्चन पे देखिए
सवाल छोटा था, चीजें बहुत बड़ी थी, लाइक समझना बहुत बड़ा था। और यहाँ पे आप देखेंगे सवाल बहुत बड़ा है और आंसर सॉल्यूशन कितना छोटा सा है। मतलब आपको सिर्फ यही तो समझना है ना, कि हाइट यहाँ से यहाँ इंक्रीज हुई तो हाइट में कितना चेंज आया, 8 मीटर का चेंज आया, तो उस 8 मीटर को आपने क्या किया, आपने mg से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको पता चल गया कि कितना पोटेंशियल एनर्जी आएगा। और यही एनर्जी तो क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जो हाइट इंक्रीज करने की वजह से चीजें होंगी, मतलब जो भी पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। जैसे आपको बता देता हूँ इस सवाल में क्या करना है ना, बहुत सारे बच्चे सीधा इस सवाल पे आ जाएंगे, ऐसा काम मत करिएगा। पीछे क्वेश्चन किया है उसे डिस्कस देखिएगा। यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, वो है p स्क्वायर, यानी काइनेटिक पोटेंशियल सॉरी मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मास। यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसे करते हैं। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार सवाल पढ़िए बेटा, अच्छे से सवाल पढ़िए और गिवन लिखिए। और क्या करना है, गिवन लिखना है, गिवन लिखना है। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, चलिए आइए देखते हैं। ए बॉय इज डिस्प्लेस्ड, एक बार देखता हूँ और कोई सवाल है नहीं, ठीक है। ए बॉय इज डिस्प्लेस्ड, इसमें मैं जरा होमवर्क लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपका खुद से करना है। कह रहे हैं कि ए बॉय डिस्प्लेस्ड 0.5 मीटर व्हेन एक्ट बाय ए फोर्स ऑफ 10 kgf। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन। देखिए बॉय को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, जब उस पर कितना फोर्स लगा, इतना फोर्स लगा। हमें क्या करना है, वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज एट 60 डिग्री। हमें क्या करना है, जैसे सपोज करिए ये बॉय है ना, इस बॉय के ऊपर मैंने फोर्स लगाया, कितना 10 kgf का फोर्स लगाया। तो 10 kgf का फोर्स लगाया है मैंने, सपोज करिए 10 kgf का फोर्स लगा दिया। तो ये बॉय की डिस्प्लेसमेंट है, ये बॉय की डिस्प्लेसमेंट कितनी 0.5 मीटर होगी। अच्छा 0.5 मीटर हुई है, तो ये भी ध्यान रखना है ये बॉय इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और कितना मूव किया, 0.5 मीटर मूव किया। अच्छा आपको ध्यान रखना है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, दैट डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, है ना। तो आप इसे बोल सकते हो इनके बीच में कितना है, 60 डिग्री का एंगल है। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है कि जो डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं है ना। यहाँ एंगल दे दिया, तो जब एंगल दे दिया है तो मैंने आपको बताया था कि जब भी एंगल देगा तो हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है, हमें फॉर्मूला यूज करना है वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ फोर्स कितना दिया हुआ है, दैट इज 10 kgf। आप भाई यूनिट को, ठीक है, चेंज कर सकते हो, अदरवाइज चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। फोर्स दिया हुआ है आपको, तो 10 kgf है, तो सीधा सीधा फोर्स दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट है 0.5, है ना। अभी बताता हूँ मैं आपको समझ में आ जाएगा। और एंगल कितना दिया हुआ है, cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, यानी 10 इंटू 0.5 इंटू 1/2, इसको काटोगे तो 5 आ जाएगा, कितना आ गया 2.5, है ना। ये वर्क डन आ गया 2.5, कितना आया 2.5, वर्क डन निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, kgf मीटर। ध्यान रखेंगे ये kgf मीटर के अंदर है। अच्छा अगर इसी वर्क डन को मैं जूल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो कैसे करूंगा, मैंने बताया कि आप क्या करोगे, जब भी मतलब आप क्या करोगे, केजीएफ की वैल्यू को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं ना, इस पार्ट को अगर न्यूटन में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल 2.5 को मल्टीप्लाई करना होगा 10 से, जो गिवन है ना, तो ये न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी न्यूटन मीटर आ जाएगा। तो आप देखोगे ये क्या है, ये हो जाएगा 25 न्यूटन मीटर, और इसी को आप क्या लिख सकते हो 25 जूल। दैट्स योर आंसर। देखो सवाल बहुत इजी था, है ना। इजी क्वेश्चन कराने के पीछे ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आपको समझ में आ जाए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा। देख मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए इतने आसान क्वेश्चन आते हैं और हम लोग क्या करते हैं, मुश्किल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पीछे लग जाते हैं। देखो बहुत तगड़ा है क्या, ये इस चीज को समझो कि आप कॉन्सेप्ट को पूरा सीख जाओ, सिंपल सिंपल क्वेश्चन लगाओ, ताकि वो कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में फिट हो जाए अच्छे से, फिर आप धीरे धीरे एक लेवल अप करो। ठीक है, आपको देखोगे कि आपकी जो जो
मार्क्स हैं वो इम्प्रूव होते हुए नजर आएंगे आपके, या आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। एक छोटे छोटे स्टेप लेके ही आप आगे बढ़ सकते हो। एक बड़ा क्वेश्चन करने का कोई सेंस नहीं है ना। और देखो ये बड़ा क्वेश्चन क्यों ही कराएं, जब आपके पेपर में ही इतने इजी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हमें उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है जो एक बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो, है ना। तो ये बोर्ड के देख लो पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बोर्ड में आया हुआ एक क्वेश्चन है। अरे ये क्या हो गया, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और हम आपको डीपीटी के अंदर भी प्रोवाइड करेंगे। आप को हो सकता है व्हाट्सएप लिंक दिख जाए, या फिर टेलीग्राम का जो ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर श्योरली अब आपके प्रीवियस चैप्टर, दैट इज फोर्स वाला जो चैप्टर है, उस फोर्स की पीडीएफ डल चुकी है ना, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी भी पीडीएफ आज डल जाएगी, है ना। तो दोनों चैप्टर आपके ऑलमोस्ट रेडी है। देखिए आप देखिए कि हमने आई टुक 6 सेशंस टू कंप्लीट दीज 2 चैप्टर्स, है ना। और आपको पता भी नहीं लगा कि एक हफ्ते में आपने दोनों चैप्टर तैयार कर लिए, जस्ट 45 मिनट्स देखें, 45 मिनट्स या 1 घंटा देखें, है ना, हमारे साथ प्रैक्टिस करके। तो आप आइए, जुड़िए, वीडियो को देखिए, है ना। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी प्लीज शेयर करिए, ताकि हमारे ये एसकेवी एकेडमी का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा सा बड़ा हो सके, है ना, और हम और लोगों की मदद कर पाए। थैंक यू।